धामी सरकार भू कानून को सख्त बता रही है। इसे बाहरियों के जमीन खरीदने पर बैन लगाने के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और इस सवाल का जवाब आपको तब मिल जाएगा जब आप इसके नियमों को समझ जाएंगे। कानून में कई ऐसे नियम रखे गए हैं जिनसे निकट भविष्य में पहाड़ में जमीन की खरीद फरोख्त आसान हो सकती है। हर सरकार की तरह ही इस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के ही भू कानून में संशोधन करके इसे पेश कर दिया है। अपना खुद का भू कानून लाने का कष्ट नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ इस भू कानून में जो बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई है उसमें नगरीय क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जमीन खरीदने का रास्ता अभी भी खुला है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि समय समय पर जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे उन पर भी यह लागू नहीं होगा, यानी कि भविष्य में सरकार नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करती है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे और जमीन की खरीद फरोख्त आसानी से हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कल को सरकार जिस क्षेत्र को चाहेगी उसे नगरीय क्षेत्र में शामिल कर वहां की जमीन की खरीद फरोख्त शुरू कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए पहाड़ की जमीन की लूट का रास्ता खुला रह जाएगा और यह आशंका गलत भी नहीं है। बता दें कि भू कानून की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का ही फायदा उठाकर 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 385 गांवों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल कर करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन खरीद फरोख्त के लिए खोल दी थी। आशंका जताई जा रही है कि अगर किसी बड़े पूंजीपति को पहाड़ में कहीं जमीन चाहिए और उसकी सरकार के साथ सांठ गांठ है तो सरकार उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में तब्दील कर जमीन बेचने का रास्ता खोल सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने भले ही पहाड़ी क्षेत्र में कृषि जमीन खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्राइम लैंड तो शहरी क्षेत्रों में ही आता है। उत्तराखंड का अतीत ही देख ले तो सबसे ज्यादा जमीन देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे शहरी क्षेत्रों में ही खुर्द-बुर्द हुई है। ऐसे में भू माफियाओं को रोकने की जो बात कही जा रही है वो कहां तक सच है, क्योंकि भू माफियाओं का ज्यादा लालच प्राइम लैंड का ही होता है। एक्सपर्ट्स एक और चिंता इस भू कानून को लेकर जताते हैं और ये चिंता जुड़ी है परिसीमन से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आमतौर पर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर यही फॉर्मूला अपनाकर उत्तराखंड में भी परिसीमन किया जाता है तो तय है कि पहाड़ से विधानसभा सीटें घटेंगी और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाएंगी। उन्हीं मैदानी क्षेत्रों में जहां जमीन खरीदने की काफी हद तक छूट रखी गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का भू कानून मैदानी हो या पहाड़ी क्षेत्र सबके लिए समान होना चाहिए था। सरकार का तर्क है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उद्योग धंधों को ध्यान में रखते हुए बाहर रखा गया है। सरकार कह रही है कि उद्योग धंधों के लिए जमीन जरूरी है, लेकिन जब आप जमीन की खरीद फरोख्त का रास्ता खोलते हैं तो आप खेती करने वालों से उनका खेती का रोजगार भी छीन रहे होते हैं। सरकार उद्योगों को लगाने को ही इकोनॉमी के विकास के तौर पर देखने लगी है और यही वजह है कि वो कृषि भूमि को बढ़ावा देने के लिए काम करने में रुचि नहीं दिखाती है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि भू माफिया ज्यादा इन्हीं जिलों में एक्टिव हैं। सरकार राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए ऐसा कर रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य की परिकल्पना को बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मूल निवास की व्यवस्था उत्तराखंड में है ही नहीं, इसकी जगह स्थायी निवासी की व्यवस्था कर दी गई है। बाहरी व्यक्ति भी यहाँ पर आसानी से स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट बना सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस व्यक्ति के लिए स्थायी निवासी के तौर पर जमीन खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को मूल निवासी की परिभाषा को बताना होगा। सरकार ने इसके अलावा 30 साल की लीज पर जमीन देने की जो शर्त रखी है उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि 30 साल की लीज एक तरह से परमानेंट लीज हो जाती है। इससे जो जमीन के मालिक हैं उनके मजदूर बनने का खतरा ज्यादा बन जाता है। दूसरी तरफ मजबूत भू कानून के लिए आवाज उठा रहे लोग लगातार इसे हिमाचल की तर्ज पर लाने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन क्या ये हिमाचल के भू कानून की तरह है? आइए हम आपको समझाते हैं।
हिमाचल के भू कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हिमाचली और नॉन हिमाचली का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं गया है। उसमें कृषक और गैर कृषक की भूमिका रखी गई है। इससे बाहरी और भीतरी वाली बहस कभी वहां पर उठती ही नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के भू कानून में कृषक और गैर कृषक के बीच फर्क नहीं रखा गया है। सीधे तौर पर दूसरे राज्यों के निवासियों को बाहर किया गया है। इससे बाहरी वर्सेस भीतरी की बहस उठती रहती है और सरकार खुद इसे बाहरी वर्सेस भीतरी के तौर पर पेश करती रहती है। हिमाचल के भू कानून में व्यवस्था तो है कि यहाँ का कोई भी नागरिक गैर हिमाचली को जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन उसके साथ ही कृषक के हिमाचल के ही गैर कृषक को भी जमीन बेचने पर कड़े नियम किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में ये नियम काफी हल्के नजर आते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी पर जमीन खरीदने को लेकर कोई पाबंदी नहीं रखी गई है, फिर चाहे वो गैर कृषक ही क्यों न हो। दूसरी तरफ जिस तरह हिमालय का भू कानून पूरे प्रदेश पर लागू है, उस तरह उत्तराखंड में नहीं है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों समेत 2 जिलों को इससे बाहर रखा गया है। दूसरी तरफ हिमाचली अगर लीज पर भी देना चाहे तो भी जमीन नहीं दे सकता है, लेकिन उत्तराखंड में खुद सरकार ने 30 साल की लीज पर देने का इंतजाम कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जहां पर सिर्फ जमीन की बिक्री पर सख्ती है, वहीं हिमाचल में कृषि जमीन को गिफ्ट, वसीयत, एक्सचेंज और मोर्टगेज देने पर भी कड़े प्रावधान हैं। कुल मिलाकर हिमाचल के भू कानून के सामने उत्तराखंड का भू कानून हल्का पड़ता नजर आता है। दूसरी तरफ जहां प्राइम लैंड है तो वहां जमीन खरीद पर बहुत ज्यादा सख्ती अभी भी उत्तराखंड में नहीं रखी गई है। यानी कि धामी सरकार ने एक अच्छे भू कानून को लाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यह उन उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा जो इस प्रदेश के लोगों ने पाले रखी थी।